झारखंड के पहले चरण और देश के चौथे चरण के लिए झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब बारी है झारखंड के दूसरे चरण यानी देश के 5वें चरण के चुनाव के लिए, जिसमें 3 सीटों पर चुनाव होंगे, 3 लोकसभा सीटों पर, और वो है हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। लेकिन इन्हीं तीनों के साथ एक उपचुनाव भी झारखंड में होने हैं और वो सीट है गांडी विधानसभा की सीट, जिस पर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। तो ये सीट खाली कराई गई थी कल्पना सोरेन के लिए ही और कल्पना सोरेन ही यहां से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है और उनके मुकाबले में यहां से बीजेपी के दिलीप वर्मा उन्हें चुनावी टक्कर दे रहे हैं। ये चुनाव भी काफी दिलचस्प है क्योंकि कल्पना सोरेन की प्रतिष्ठा भी और जेएमएम की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी है। क्योंकि देखिए, अगर कोई सिटिंग विधायक को खाली कराई जाए, ये सीट उस वक्त जब क्राइसिस में थी हेमंत सरकार, उस वक्त वो सीट खाली कराई जाती है और यहाँ से उपचुनाव की उम्मीद की जा रही थी कि अगर सीएम कल्पना सोरेन को बनाया जाता है, अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है, उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुए थे हेमंत सोरेन, तो ये सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसलिए ये सीट काफी अहम हो जाती है क्योंकि इन दिनों पार्टी की जिस तरह बागडोर कल्पना सोरेन संभालती हुई नजर आ रही हैं, चुनाव प्रचार की कमान संभालती हुई नजर आ रही हैं, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, अपने आप को साबित करने का सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे इस सीट पर अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन के साथ। रंजन जी, ये सीट भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है जेएमएम के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए और खुद कल्पना सोरेन के लिए। इन सब में किसके लिए ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल है, ये क्या एनालिसिस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल्पना सोरेन को चुनावी राजनीति में खुद को स्थापित करना है और जेएमएम ने चूंकि ये सीट खाली करवाई थी तो उसके लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है कि ये सीट वो किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर इस सीट पर कोई उलटफेर हो जाता है तो फिर समझिए कि राजनीतिक रूप से जेएमएम को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कल्पना सोरेन ने अपने आप को गांडे चुनाव के लिए जो है पूरी तरह से झोंक दिया है, लगा दिया है, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। क्योंकि अगर आप जो इक्वेशंस देखेंगी, समीकरण जो हैं उसे देखें तो आपको जो है वहाँ पर एक खतरा जो है वो दिखता है। ये बात सही है कि गांडे जो है वो जेएमएम का ट्रेडिशनल सीट जो है वो रही है और आपको बता दूं कि यहाँ से जो कांग्रेस के सालखन सोरेन जो थे वो लगातार जो है वो जीतते रहे हैं, 4 बार जो है यहाँ से वो आपको विधायक रहे हैं और पिछली बार सरफराज अहमद ने जीत हासिल की 8,855 वोटों से उन्होंने जेपी वर्मा को पराजित किया था। तो इस लिहाज से अब इस सीट को चूंकि अब खाली कराई गई है तो अगर यहाँ आप पिछले चुनाव को एक आधार मान लें 2019 के चुनाव को, तब आप देखें तो सरफराज अहमद को 34.7% वोट मिले थे और जयप्रकाश वर्मा जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उन्हें 30% वोट मिले थे। मतलब 4.7% का जो है वो हार जीत का फासला था। लेकिन जब आप इसमें आजसू के 8.2% और जो दिलीप कुमार वर्मा जेवीएम से चुनाव लड़ रहे थे, जो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके जो 4.8 जोड़ लें तो यहाँ पर लीड जो है आपको बीजेपी को दिखने लगती है। पिछली बार यहाँ से जो है आपको एआईएमआईएम ने भी चुनाव जो है वो लड़ा था और 3.2% मत जो है उसे भी मिले थे और अब चूंकि इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो है दिखता है कि चैलेंज छोटा नहीं है। लेकिन असलियत क्या है, अब हम इसकी भी व्याख्या करें, इसका भी विश्लेषण करें। देखिए, अर्जुन बैठा जो कि 8.2% वोट आजसू के टिकट पर लेकर आए थे, वो इस चुनाव में निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 8.2% वोट था वो अकेला तो आजसू का होगा नहीं, उम्मीदवार का भी अपना कुछ मत होता है। तो वो वोट लेकर जो है एक तरह से अर्जुन बैठा जो है वो निकल जाएंगे। तो उसका फायदा जो है आप बीजेपी का जो हम जोड़ के देख रहे हैं कि 43% के आसपास पहुंच रहा है तो उसमें डेंट लगेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन रंजन जी, एक चीज यहाँ पर, उस वक्त सरफराज अहमद थे, अब कल्पना सोरेन है, तो क्या कैंडिडेट के चेहरे पर भी तो फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। उस पर हम बाद में पहले इस समीकरण को हम लोग समझ लें। अब इसके बाद हम पिछले चुनाव में फिर जाते हैं 2019 में और हम देखते हैं कर्मिला टुडू
प्रत्याशी थी और उनको जो है दिलीप कुमार वर्मा जो बीजेपी के अभी प्रत्याशी हैं उनसे ज्यादा मत मिले थे और उन्होंने 9056 वोट लाए थे। अब ये कर्मिला टुडू कौन है? तो ये जो कर्मिला टुडू हैं ये सालखन सोरेन की पुत्रवधू हैं जो पिछली बार सरफराज अहमद को टिकट मिलने के कारण विरोधी के मतलब एक रेबल कैंडिडेट के तौर पर निर्दलीय खड़ा हुई थी। और जो अब सूचना है बल्कि ये कंफर्म भी है कि कल्पना सोरेन न सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं, वो जो एक राजनीतिक सूझबूझ होती है वो भी दिखा रही हैं। वो व्यक्तिगत रूप से जो है कर्मिला टुडू से मिलती हैं और फिर वो मान मनोवल का दौर चलता है और अंततः कर्मिला टुडू भी मान जाती हैं और अब वो कल्पना सोरेन के चुनाव प्रचार में साथ हैं। तो अब देखिए वो जो 4.83 मतलब लगभग 5% वोट था वो भी जो है वो जेएमएम में जुड़ रहा है। तो अब जब आप सीन देखते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, अब ऐसे ही सिंपल इक्वेशन में भी जो है कल्पना सोरेन का पलड़ा जो है वो अब भारी दिखने लगा है। इसके अलावा जो आपने सवाल किया कि जो एक इंडिविजुअल फेस होता है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। देखिए जब गांडे के लोग इस चुनाव में प्रत्याशी चुनने जाएंगे कि किसे उन्हें वोट करना है तो वो ये देखेंगे कि वो जिस व्यक्ति को, अगर कल्पना सोरेन की बात कर लीजिए, कि उन्हें चुनते हैं तो वो मुख्यमंत्री न भी बने तो पार्टी और सरकार में एक तरह से वो फेस तो होंगी, वो बन चुकी हैं। तो आप चाहते हैं हमेशा हर जो भी विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो वो चाहते हैं कि हम ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जिनका कि जो अगर वो राज्य में है तो राज्य सरकार में और अगर केंद्र में है तो केंद्र सरकार में जो है उसे एक पहचान मिले, उसका एक कद हो। तो उस लिहाज से जो कल्पना सोरेन का इंडिविजुअल जो आप कह सकते हैं कि कुछ वोट उनके नाम पर भी आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कल्पना सोरेन का पलड़ा जो है आपको गांडे में अभी भारी दिख रहा है। हालांकि चुनाव है, कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है और खास करके ये लोकसभा का चुनाव है। जब साथ में चुनाव होता है, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के अंतर्गत जो है वो गांडे आता है और देखिए यादव वोटर्स आमतौर पर जो है वो जेएमएम, आरजेडी और आपको कांग्रेस गठबंधन को वोट करते हैं, लेकिन चूंकि अन्नपूर्णा देवी खुद लड़ रही हैं, बाबूलाल मरांडी भी कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत ही जो क्षेत्र है वहीं से वो चुनाव लड़के आते हैं। तो ये देखकर हो सकता है कि कुछ वोट जो है वो बीजेपी को एक्स्ट्रा मिले। ये जो पिछले रिकॉर्ड को देखें, जब उपचुनाव साथ में होते हैं तो जिसकी लहर होती है, क्या ये उपचुनाव भी लोकसभा में उसी लहर में बह जाते हैं या फिर इतनी समझदार होती है जनता या मतदाता कि वो विधानसभा में किसे भेजना है और लोकसभा में किसे भेजना है, एक साथ अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो फर्क कर पाए? देखिए दोनों तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखें कुछ जगहों के चुनाव, खास करके मैं उड़ीसा का नाम लूंगा, हालांकि अभी वहाँ मतदान हुआ है, लेकिन अगर आप पूर्व की बात कर लीजिए, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी को वहाँ लोकसभा में जो है वो सीटें मिल जाती हैं, जबकि विधानसभा में नवीन पटनायक जीतते हैं। अब वही एक मतदाता है, बूथ के अंदर जाता है, दो अलग ईवीएम है, एक में वो जो है बीजेपी को वोट कर रहा है और एक में जो है वो बीजेडी को वोट कर रहा है। तो मतदाता समझदार है और वो जानता है कि उसे किसे वोट करना है और किस लिए वोट करना है। तो ये चीज़ें हैं और इसी वजह से जो है कल्पना सोरेन का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। लेकिन चुनाव है, अनिश्चितता होती है, तो हम किसी दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक विश्लेषण आपको दिखता है उसमें कल्पना सोरेन भारी दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव का आप आकलन कर रहे हैं, कोडरमा के पूरे क्षेत्र का आकलन कर रहे हैं, उसमें गांडे विधानसभा भी आता है, तो गांडे विधानसभा का पिछली बार क्या रिकॉर्ड रहा, किसे वोट ज़्यादा मिले हैं लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा के उपचुनाव में भी वो फैक्टर काम करेगा? अगर लोकसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो वहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे गांडे में जो है, और उस समय बाबूलाल मरांडी जेवीएम से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और इसके अलावा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव भी थे। लेकिन अगर आप देखें कि वहां पर जो है बीजेपी का लीड अच्छा खासा रहा था और इसी वजह से जो है ये सीट कई बार जो है लोगों के लिए या जेएमएम के लोगों के लिए चिंता का सबब भी बनता है, कारण भी बनता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि लोकसभा की वोटिंग जो होती है
वो अलग तरह से होती है, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी के नाम पर वोट तो पड़ता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो एक्स्ट्रा वोट आपको लोकसभा के चुनाव में मिल जाते हैं वह विधानसभा में नहीं मिलते। तो जैसे वहाँ मोदी का नाम एक फैक्टर हो जाता है, उसी तरह से यहाँ कल्पना सोरेन विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में जो है वो एक फैक्टर होंगी और उसका एडवांटेज कल्पना सोरेन को मिलेगा। ये हो सकता है कि लोकसभा में वो एडवांटेज मोदी के नाम पर बीजेपी को मिले। चलिए, तो ये सीट बहुत दिलचस्प होने वाली है, सीट पर जंग, और 20 तारीख को इस पर मतदाता अपना फैसला करेंगे कि वो किस पर अपनी मुहर लगाते हैं और किसकी किस्मत को ईवीएम में लॉक करते हैं, क्योंकि ये कल्पना सोरेन के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, नाक का सवाल बनी हुई है जेएमएम के लिए भी, क्योंकि ये सीट खाली कराई गई थी और उस पर अब कल्पना सोरेन दावेदार हैं, वो चुनावी मैदान में है, तो ये सीट जीतेंगी, उनका पार्टी में भी कद बढ़ेगा और सोरेन परिवार में भी कद बढ़ेगा। जिस परेशानी से सोरेन परिवार इन दिनों जूझ रहा है और पार्टी में भी जो बगावतें हो रही हैं, अगर कल्पना सोरेन इस सीट पर जीत दर्ज करती हैं तो बहुत हद तक कल्पना सोरेन उन तमाम बगावती विचारों को, नेताओं को एक तरह से जवाब दे सकती हैं और इसका फायदा भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसी तरह अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। हमें दीजिए इजाजत।